हेलो। वेलकम बैक। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में वीडियो लेकर आई हूँ जो कि है सी टेट के लिए। तो आई थॉट कि हमें सी टेट के लिए भी थोड़ा सा तो एफर्ट देना चाहिए, एक वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि बहुत से बच्चे स्ट्रगल करते हैं पेपर क्लियर करने के लिए। बहुत सारा उनको ऐसा रहता है कि मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि बहुत स्ट्रेस में रहते हैं कि अरे कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, या मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे। तो ये वाली चीज़ रहती है। एक मिनट में अपना पेन सेट कर लूँ पहले, पता नहीं क्या हो गया। हो गया, डन डन ओके। मैं अभी बात करूँगी कि एक तो एग्ज़ाम का पैटर्न तो अब खैर हर किसी को पता होगा। 150 क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगी कि आपको अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। मेरी पेन में पता नहीं क्या हो रहा है, मतलब 150 क्वेश्चंस आते हैं ना, आपको 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि मैं सबसे बड़ा वरदान तो यही है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फिर नेक्स्ट चीज़ क्या है कि अब 150 क्वेश्चंस हैं, सारे तो नहीं आते ऑब्वियसली, हर किसी कुछ ना कुछ तो डाउट रहता ही है उसमें। तो कुछ होता है कि एक लॉजिक होता है, आप लॉजिकल गेस करके कैसे पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अंधा तुक्का नहीं लगाना है, ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। मतलब वैसे, क्योंकि इसमें तो नहीं, इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, पर जब माइनस मार्किंग होती है तो वहाँ पे इट कॉस्ट यू मार्क्स, तो नहीं लगाना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि लॉजिकल गेस ही करो, और वहीं से ही, वहाँ अगर आपके गलत होते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि लॉजिकल गेस करने से हमारा एप्टीट्यूड डेवलप होता है। दूसरी चीज़, तीसरा चीज़ कि OMR फिल करने में, हम वहाँ एग्ज़ाम हॉल में एक तो प्रेशर होता है, और हम OMR फिल करने में ज़रूर कुछ ना कुछ गलती कर सकते हैं। तो OMR फिल करने की स्ट्रैटेजी हमारी क्या होनी चाहिए। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम पेपर ही सॉल्व करते रह जाते हैं, क्योंकि पेपर लेंदी आता है, पढ़ने में टाइम लगता है, और हम पेपर सॉल्व करते रह जाते हैं। लास्ट के ऐसा होता है कि अच्छा 10-20 मिनट बचे हैं, अब 10-20 मिनट में इंसान जो क्वेश्चन नहीं आ रहे थे उनको रिव्यू करे या उनको OMR फिल करे, इस चक्कर में कई बार गलती हो जाती है। और दूसरी चीज़ तो ये भी, एक तो लैंग्वेज का भी बहुत मतलब कन्फ्यूज़न रहता है। लैंग्वेज में भी जैसे कोई हिंदी इंग्लिश ऑप्ट किया हुआ है, कोई संस्कृत ऑप्ट किया होता है, तो उसमें बहुत इशू आ जाती है। पहला पेपर किसी ने हिंदी ऑप्ट करा है, दूसरा पेपर जो है लैंग्वेज का इंग्लिश करा है, किसी ने पहला इंग्लिश करी थी, तो वो बहुत OMR फिल करने में बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो हम उसी सीरीज़ में फिल करते हैं मतलब हमने जो लैंग्वेज 1 हमने जो करा है, लैंग्वेज 2 हमने जो करा है, क्योंकि कई बार इसी चक्कर में मैंने देखा बच्चे गलत कर देते हैं, और उसके बाद तो वो पूरा वेस्ट ही चला जाता है। सबसे ज़्यादा गलती वहीं होती है जो लोग क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो इसका भी बहुत ध्यान रखना कि लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में आपने कौन सा लिया है सब्जेक्ट। और ये हो गई 2-3 चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं सबसे पहले तो यही है कि हाँ, आप सारे पूरा मतलब पेपर 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। लॉजिकल गेस कैसे करना है, एक तो वो मैं बताऊंगी, जो कि मैं 2-3 क्वेश्चंस के साथ ही डिस्कस करूंगी। तीसरा ये, और एक आपका सब्जेक्ट का है। तो मुझे लगता है कि 150 मार्क्स में से 30 आपका TDP होता है, 60 आपका सब्जेक्ट का होता है। मेरा SST से था, तो मैं उसके लिए थोड़ा बहुत बता दूंगी। जिसका भी जो भी सब्जेक्ट रहा वो सबके लिए एप्लीकेबल होता है, क्योंकि अपना बेसिक सब्जेक्ट का नॉलेज होता है। और हाँ, अभी लास्ट मोमेंट पे सबसे ज़रूरी है कि आप एटलीस्ट 3-4 साल के प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लो। तो साल में 2 बार होता है सीटेट का पेपर, तो उसे उठा के लैंग्वेज का सॉल्व कर लो एटलीस्ट, और CDP और ये सब, क्योंकि सारी चीज़ें रिपीट होती हैं। आप पेपर खोलोगे तो आप देखोगे उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं जो रिपीट होती हैं। 30 क्वेश्चन फिर आपका लैंग्वेज 1 होगा, और फिर 30 क्वेश्चन आपका लैंग्वेज 2 होगा। तो मेरे हिसाब से अगर आपने ठीक ठाक पढ़ लिया, रिवीजन कर लिया है, तो CDP में आपको कुछ नहीं तो 28 मार्क्स तो आपके पक्के हैं। ठीक है, सब्जेक्ट में आपकी सब्जेक्ट पे कमांड कैसा है, आपने कितना प्रीवियस ईयर लगाया, क्योंकि रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। तो सब्जेक्ट में आपका 60 में से कुछ नहीं तो 50 मार्क्स तक तो बन ही जाते हैं आराम से। ठीक है, लैंग्वेज में अगर आप एवरेज है, मैं नहीं कह रही हर किसी का इंग्लिश अच्छा होता है, हर किसी का हिंदी अच्छा होता है, मेरे लिए दोनों सब्जेक्ट मेरा एवरेज है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है। तो आप इसमें भी 20 to 25 के रेंज में मार्क्स गेन कर सकते हैं। अब मैं अपने बताती हूँ, और मैं अपने दिखाऊंगी भी मार्क्स। मेरे इसमें 28 ही थे, इसमें मेरा 49 था। मैं ये 50 बता रही हूँ, 50 प्लस भी हो सकता है, क्योंकि कमांड के ऊपर होता है। मैंने तो ज़्यादा पढ़ा नहीं था, इसके लिए बस CDP वगैरह पे ध्यान दिया था। लैंग्वेज में मेरे दोनों में 18 मार्क्स थे। तो ये मैं थोड़ा, जिनका अच्छा होगा, आप कहीं पे गेन करोगे, कहीं पे थोड़ा लूज़ करोगे, पर ओवरऑल क्या होता है कि आराम से आप 120 तक स्कोर कर सकते हो, बहुत ईजी है अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ाई करी है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। और OMR फिल करने का मैं पहले बता देती हूँ। जैसे OMR है, हमें मिला, पहले अपनी डिटेल्स हम उसे बहुत केयरफुली डिटेल्स भरना, बाद में ऐसी दिक्कत ना हो कि टेंशन हो रही है आपको कि अरे मैं
अब इसको कैसे इंप्रूव करूँ, या मेरा रोल नंबर गलत मैंने उसमें कर दिया। आप सबसे पहले ऊपर अपना रोल नंबर लिखो, फिर ध्यान दो नीचे को कि अच्छा पहले 0 लिखा है या पहले 1 लिखा है फर्स्ट लाइन पे, क्योंकि वहीं सबसे ज़्यादा गलती होती है। उस हिसाब से फिर आप अपना रोल नंबर वहाँ पे सर्कल कर लो। बाकी जो डिटेल आपको मतलब टीचर से पूछ लो, देख के थोड़ी देर में आपको तसल्ली से 2-4 मिनट दे के इसे आप कर लो पहले। फिर जैसे आपने CDP के पेपर सॉल्व कर लिया, 30 क्वेश्चन आपने CDP के कर लिया, 30 में आपको 5 क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है और 25 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, तो आप उसी टाइम आप अपना जो ये 30 क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन आप अपने OMR में फिल कर दो। तुरंत वेट मत करो कि बाद में करना है, तुरंत फिल कर दो। अब जैसे सब्जेक्ट के आपने 60 क्वेश्चन करे, 60 क्वेश्चन में आपको चलो मैं कह रही हूँ कि 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, 20 क्वेश्चन में आपको डाउट है, जिसमें से 2-4 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, 5 क्वेश्चन, तो आप उस 40 क्वेश्चन को जो आपको 40 आ रहे हैं तुरंत के तुरंत फिल कर दो। बाकी 20 में आपको जिनमें कन्फ्यूजन है आप सेकंड राउंड में उसको देखना, जब आप मतलब ये सारा वो कर लो। देन सेम लैंग्वेज के साथ 30 क्वेश्चन है, आपको जितने आ रहे हैं श्योर क्योंकि कुछ तो पैसेज होता है और कुछ मतलब फिर आपके वैसे होते हैं, तो मैं अभी थोड़ा सा देखूँगी, मैं बुक खोल के वहाँ से आपको बताती हूँ। ये हो गई सारी चीज़ें, तो आप OMR साथ के साथ फिल करते जाओ, क्योंकि मैंने बच्चों के बाद में हड़बड़ी में बहुत गलत होता है। और होता क्या है कि अच्छा हम पेपर सॉल्व करते रह गए और टाइम निकल गया, लास्ट के आधे घंटे में हमें पता चल रहा है कि अरे अब तो टाइम खत्म हो गया, बस आधे घंटे बचे हैं, 20 मिनट बचे हैं। तो ऐसी गलती नहीं करनी है, आप साथ के साथ भरते जाओगे तो आपका बर्डन कम होता जाएगा, आपके लिए ईजी हो जाएगा। और बाद में जो लैंग्वेज वाली कन्फ्यूजन होती है ना, 2-4 मिनट आप उसमें भी देकर समझ सकते हो, आप वहाँ भी गलत नहीं करोगे। लेकिन अगर आपने ऐसा मतलब कि पहले मैं पूरा पेपर कर लूँ उसके बाद भरूँगी तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है, ठीक। और लॉजिकल गेस के बारे में मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले मैं आपको अपना ये दिखाती हूँ, मार्क्स मैंने बताए हैं तो आपको थोड़ा ऑथेंटिक लगे, क्रेडिबल सोर्स लगे, कभी ऐसा नहीं बता रही हूँ मैं। जैसे अब मेरे CDP में 28 नंबर थे, और ये मैंने और मेरी फ्रेंड ने मिलके 1 महीने की मतलब हमने स्टडी करी थी। 1 महीने में भी हमारा ऐसा था कि डेली के 2 घंटे 1 घंटे 2 घंटे 1 घंटे यूट्यूब से मैराथन से ये ऐसे करते थे हम। बाकी सोशल साइंस SST सब्जेक्ट है और हमारी प्रिपरेशन चल रही है GS का, तो ठीक ठाक था। तो यहाँ थोड़ा बहुत बेस जो फैक्ट्स थे नहीं पता थे तो वो गलत हुए होंगे। लैंग्वेज का तो वही है कि ठीक है, एवरेज है लैंग्वेज, तो 18 मार्क्स थे, तो मेरे 113 मार्क्स थे। अच्छा स्कोर था क्योंकि 1 महीने की प्रिपरेशन थी और इसमें कुछ कर भी नहीं सकती थी मैं एक्स्ट्रा, टू बी ऑनेस्ट, तो यही था जो था। और जहाँ एक्स्ट्रा मैं कर सकती थी वहाँ मैंने कर लिया था। अब मैं 1-2 क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पे है ये NEP वाला, लाइक आप NEP नहीं पढ़ पाए हो या NEP का कुछ छूट गया है वैसे, तो अब इसमें क्या करना है, कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 चिल्ड्रन एट प्राइमरी लेवल लर्न बाय, तो ये जैसे प्राइमरी लेवल पे बच्चों को पढ़ाना है आपको। अब इसमें देखो सबसे पहले आप कोशिश करो कि एलिमिनेट करने की, उन चीज़ों को एलिमिनेट करो जो आपको लगता है कि एकदम एक्सट्रीम दे रखा है। अब ये कह रहा है व्हेन द कंटेंट इज डीकंटेक्चुअलाइज्ड। अच्छा जब कंटेक्स्ट में नहीं है बच्चा तो सीखेगा कैसे, लर्न कैसे करेगा कोई चीज़, तो सबसे पहले इसे हटा दो, ये तो नहीं होगा। When they are assessed on the basis of rote memorization को तो ये वैसे भी नेगेटिव है, जो कि गवर्नमेंट हटा रही है और बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग पे ज़्यादा फोकस कर रही है कि आप रट के जाके पेपर दे आओ, उस पर वो तो है भी नहीं हमारा फोकस भी। रोट मेमोराइजेशन आप जहाँ देखो वो गलत है। स्ट्रक्चर्ड एंड यूनिफॉर्म करिकुलम, स्ट्रक्चर्ड यूनिफॉर्म, कोई भी एकदम यूनिफॉर्म करिकुलम फॉलो करके किसी को नहीं सिखा सकता, ठीक है, तो ये भी एक नेगेटिव कोनोटेशन ही दे रखा है। अब यहाँ देखो पहला क्या, व्हेन द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज देयर लैंग्वेज और मतलब मदर टंग में आप बच्चों को ज़्यादा, तो ये बहुत पॉजिटिव सा लग रहा है। आपको नहीं भी पता है तो आंसर यही होगा। नेक्स्ट है इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन लर्नर्स हैव, या और जो भी है, ऑटोनॉमस एंड हैव अ क्यूरियोसिटी टू लर्न, ठीक है। टोटली डिपेंड ऑन टीचर फॉर डायरेक्शन, नहीं, ये टोटली एक्सट्रीम सेंटेंस है। कुछ एक्सट्रीम सेंटेंसेस मैं बताऊंगी अभी आपको। टोटली डिपेंडेंट ऑन द टीचर्स फॉर डायरेक्शन, नहीं, ये भी एक एक्सट्रीम सेंटेंस है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, कंसीडर्ड अनसिविलाइज्ड बीइंग हु नीड टू सोशलाइज्ड, नहीं, ये भी एक नेगेटिव है। पैसिव बीइंग्स हु हैव टू बी कंट्रोल्ड बाय टीचर्स, पहली बात तो पैसिव भी एक नेगेटिव है, ये भी हमारा एक्टिव होना एक पॉजिटिव वो है, अगर एक्टिव हो तो नहीं, एक्टिवली कोई चीज़ लर्न करना है, गेन करना नहीं, ये पैसिव तो ये भी। अब यहाँ देख रहे हो क्यूरियोसिटी टू लर्न, सीखने की इच्छा होनी चाहिए जिसके अंदर, तो अब ये बहुत ब्रॉड और पॉजिटिव स्टेटमेंट लग रहा है, तो हमारा यही होगा आंसर। जब प्रोग्रेसिव की बात कर रहा है, आगे बढ़ने की बात कर रहा है, तो जितना ब्रॉड होगा, जितना पॉजिटिव होगा वर्ड जिसमें, वही आंसर होगा हमारा, ठीक है। अब देखो सोशियो कंस्ट्रक्ट फ्रेमवर्क,
कंस्ट्रक्टिव फ्रेमवर्क, सोशियो कंस्ट्रक्टिव फ्रेमवर्क, ये हमें बहुत पॉजिटिव सा कुछ स्टेटमेंट होना चाहिए। फिर यहाँ पर भी देखो पैसिवली सुनते हैं टीचर्स को, जब टीचर पढ़ा रहा नहीं, हमेशा ये होता है फोकस हमारा है कि एक्टिव होना चाहिए। ओनली भी एक एक्सट्रीम वर्ड है, तो आप ये नोट करते जाओ, ओनली एक्सट्रीम वर्ड है, ओनली को हटा देंगे हम। सीटिंग अरेंजमेंट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी। असेसमेंट इज अंडरटेकन एज ए सेपरेट एक्शन फ्रॉम लर्निंग। नहीं, असेसमेंट भी लर्निंग का एक पार्ट है, ये तो हमने पढ़ाई है, असेसमेंट लर्निंग का एक पार्ट। अब यहाँ पर क्या है, अब हमें इसमें कन्फ्यूजन ही नहीं होगा क्योंकि ये दो तो हट गए। अब सेपरेटली कोई चीज़ नहीं है, असेसमेंट भी लर्निंग का ही पार्ट है, आप जितना लर्न करोगे उसका असेसमेंट होगा। तो ये हो गया सोशियो कंस्ट्रक्ट, मतलब सोशल इंक्लूसिव इन्वायरमेंट बनाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम जब ये सीटिंग अरेंजमेंट को चेंज करते रहते हैं तो उससे भी एक मतलब फ्रेमवर्क डेवलप होता है, क्लासरूम का एनवायरनमेंट होता है। थोड़ी सी ये चीज़ें हैं। अब जैसे ये पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज शुड स्कूल अडॉप्ट टू केटर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स। अब लर्नर्स में हर किसी का आईक्यू सेम नहीं होता, हर किसी की लर्निंग कैपेसिटी सेम नहीं होती, हर किसी की अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी सेम नहीं होती, और पेस मतलब समझने की गति भी सबकी एक जैसी नहीं होती कि किसी को कोई चीज़ बताया वो तुरंत उसे समझ आ गया, किसी को शायद वो 4 बार में समझ आएगा। तो इसके हिसाब से जो है, अब हम अलग अलग डिफरेंसेज हर बच्चे में, तो सबके डिफरेंसेस को हटा नहीं सकते, ये नेगेटिव है। ठीक है, डिसमिसिंग ऑल डिफरेंसेस अमंग द लर्नर, नहीं, हम डिसमिस भी नहीं कर सकते। ट्रीटिंग ऑल लर्नर्स इन द सेम मैनर, सारे लर्नर को आप सेम मैनर में कैसे ट्रीट कर सकते हो? एक बच्चा है जिसको आपने एक बार बताया उसे समझ आ गया, लेकिन दूसरे बच्चे को नहीं समझ आ रहा है, तो उसके बराबर आप उसको नहीं रख सकते ना, आपको तो उसकी नीड के हिसाब से काम करना पड़ेगा, तो ये भी नहीं होगा। अब नेक्स्ट करें केटरिंग टू इंडिविजुअल नीड्स बाय प्रिपेयरिंग इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, तो इस हिसाब से हमें एक इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक हमारा पॉजिटिव सेंटेंस, तो हमारा ये आंसर होगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन में कभी फंसो तो जो ज़्यादा ब्रॉड, ज़्यादा पॉजिटिव स्टेटमेंट लग रहा है आपको उसी के साथ जाना पड़ेगा। ठीक है, और ये हो गया हमारा क्वेश्चंस जब हमें नहीं आ रहे हैं कोई, या कुछ ऐसा जो हमने नहीं पढ़ा है, उन सब चीज़ों में हमें ऐसे करना पड़ेगा। अब जैसे ये है क्वेश्चन, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि जैसे अब देखो ये हमारा सब्जेक्ट का है, तो अब हम ये देखते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने की बात कर रहे हैं। अब इसमें 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं और इसमें से चूज़ करना है कि कौन कौन सा करेक्ट हो सकता है। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब हम सोचेंगे कोई चीज़, उसके बाद उस पर कुछ रिएक्शन देंगे, तो ये चीज़ होती है। अब हम इसको देख रहे हैं कि इसमें अच्छा पहला करें आस्क द सोर्स ऑफ एविडेंस फॉर आर्ग्यूमेंट्स मेड। ठीक है, अभी समझ नहीं आ रहा, मतलब मुझे ऐसे एक बार में पढ़ के पेपर एग्जाम हॉल में समझ नहीं आता कि अच्छा ये होगा कि नहीं होगा। इनकरेज स्टूडेंट्स टू एक्सप्लेन इन देयर ओन वर्ड्स। ठीक है, इनकरेज स्टूडेंट्स टू इंटरप्रेट इन ओनली वन वे। अब देखो कह रहा है इन ओनली वन वे, सिर्फ एक तरीके से इंटरप्रेट करने को अगर आप बोलोगे तो वो कैसे क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी डेवलप होगी। भाई सोशल साइंस में, सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है अलग अलग इंटरप्रिटेशन होती है, हर कोई किसी चीज़ किसी सिचुएशन को कई तरीके से इंटरप्रेट करता है, तो ये तो हमारा गलत ही हो गया। ठीक है, अब ये गलत हो गया तो सबसे पहले यहाँ से देखो किसमें सी है और उसको एलिमिनेट कर दो। इसमें सी है, ये नहीं होगा, इसमें सी है, ये नहीं होगा, इसमें भी सी है, ये नहीं होगा। आपका आंसर अपने आप आ गया कि ए और बी हो गया। ठीक है, इससे बहुत ईजी हो जाता है पेपर सॉल्व करना। अब अगला प्रमोट्स विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग इन सोशल साइंस क्लास। ठीक है, अब क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए क्या क्या आप करोगे, इसमें भी सेम फॉर्मेट है पेपर का। ठीक, अब इसको देखते हैं। कंडक्ट विच क्वेश्चन इन विच आंसर्स आर अवेलेबल इन द नोट्स डिक्टेटेड बाई टीचर्स। ये तो फिर काइंड ऑफ रोट मेमोराइजेशन हो गया, रट के कोई चीज़ सुनाना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अभी पहले इनकरेज स्टूडेंट्स टू रीड द टेक्स्ट बुक कंटेंट्स रेगुलरली। ठीक है, टेक्स्ट बुक के कंटेंट को आपको पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। प्रोवाइड अ करंट अफेयर्स टॉपिक फॉर क्लासरूम डिबेट। ठीक है, इनकरेज स्टूडेंट टू रीड अ न्यूज़ क्लिप एंड पोज क्वेश्चंस ऑन द न्यूशिप कंटेंट। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अच्छा क्विज क्वेश्चन पहले ही बता देंगे तो इससे नहीं होगा। ए हट गया हमारा, यहाँ से ए हट गया और यहाँ से ए हट गया, ये दोनों हमारे हट गए। सी और डी दोनों में सही है। ठीक, सी डी सही। एनकरेज स्टूडेंट टू रीड द टेक्स्ट बुक कंटेंट्स रेगुलरली, ये भी पॉजिटिव है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करेगा। आप जितना पढ़ोगे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, तो ये तीनों ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया, ये कुछ मतलब स्ट्रैटेजीज होती हैं कि हम पेपर को किस तरीके से जो है कर सकते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, उस तरीके से। तो ये हो गया हमारा पेपर सॉल्व करने का तरीका। बाकी हमारे जो इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में है पैसेज होता है, आप पहले पैसेज कर लो, पैसेज को पढ़ो, पहले क्वेश्चन देख लो एक बार और फिर कोशिश करो उसी में आंसर होता है तो उसी पैसेज को घुमा के तुरंत ऊपर देखो जहाँ वो चीज़ें लिखी हैं और वहीं से उठा के उसका आंसर उसी टाइम पे टिक करते जाओ और फिल कर दो। ठीक, तो 2-3 चीज़ें लॉजिकल गेस कैसे करना है मैंने आपको बता दिया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हो गई हमारी OMR फिल करने की स्ट्रेटजी। तीसरा हमारा हो गया कि पहले ही आप आइडेंटिफाई कर लो लैंग्वेज का पेपर जो है, फिर उसके अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करो। और क्या होगा, टाइम मैनेजमेंट,
वेरी वेरी क्रूशियल। अगर आप मैनेज करके करोगे ना तो आपका 10-5 मिनट लास्ट का बच भी जाएगा। जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं या ज़्यादा हो रहे हैं तो थोड़ा बहुत वो भी हो जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखना। कोशिश करो, पढ़ो, सॉल्व करो पेपर। 25-25 के फॉर्मेट में कर लो आप क्वेश्चन। कोशिश करो कि 25-30 क्वेश्चन CTP के 30 क्वेश्चन करें, फिल कर दिया। सब्जेक्ट का 30 क्वेश्चन करा, फिल कर दिया। नेक्स्ट पार्ट 30 क्वेश्चन करा सब्जेक्ट का, फिल कर दिया। ऐसे ही करके हम अपना टाइम मैनेज कर लेंगे बहुत ईजिली। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी इसके CTET के लिए। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरी देखो तो आपको समझ आएगा कि मतलब किस तरीके से करना है इसको, पेपर को। और हाँ, थोड़े से एक्सट्रीम वर्ड्स मैं बता देती हूँ कि क्या चीज़ें मतलब अगर होंगी तो वो स्टेटमेंट गलत होगा। जैसे अगर ओनली दे दिया, ठीक है, और ओनली हो गया, टोटली किसी एक चीज़ की बात कर रहा है कि अच्छा सिर्फ यही हो सकता है, नहीं। या कोई लर्निंग वन वे हो गई, नहीं। या और उसके बाद ये हो गया 2-3 चीज़। और रोट मेमोराइजेशन की बात अगर कर रहा है तो ये भी एक नेगेटिव है। हम फोकस करते हैं मल्टीलिंगुअलिज्म पर, ठीक। ये अगर हुआ तो ये यहाँ नहीं, मैं अगर एक लैंग्वेज की बात कर रहा है या किसी एम्फेसिस ऑन सिंगल लैंग्वेज की बात कर रहा है, नहीं। ये सब मतलब नेगेटिव वर्ड्स हैं जो हमें अवॉइड करना है, जो हमारे आंसर में नहीं हो सकता। अगर वही बात कर रहे हैं मल्टीलिंगुअलिज्म की, पहली चीज़। दूसरा बात कर रहा है हमारा कि एक्टिव पार्टिसिपेशन, ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया। पैसिव लर्नर नहीं होता बच्चा, ठीक है, ये नहीं करना है आपको। और लेक्चर मेथड, ये भी नेगेटिव उसमें आता है, ये भी नहीं, इस पर भी नहीं करना, ठीक है। और मतलब इंक्लूसिव इन्वायरमेंट आपको बनाना है कि बच्चों का पार्टिसिपेशन बढ़े। NEP 2020 जो है वो फोकस करता है कि बच्चों का पार्टिसिपेशन बढ़े, ठीक। तो टीचर सेंट्रिक नहीं होना चाहिए, लर्नर सेंट्रिक होना चाहिए। ये हो गया। और 1-2 चीज़ें हैं जैसे कि मैं कुछ रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ एट द मोमेंट। लर्नर सेंट्रिक हो गया, एक्टिव पार्टिसिपेशन, मल्टीलिंगुअलिज्म, समेटिव असेसमेंट।